गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग अपने बीएसटी के पहले वीडियो में पढ़े थे प्रबंध और प्रबंध की प्रकृति का महत्व। आज उसी से आगे रिलेटेड वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें हम सेकेंड वीडियो डालने जा रहे हैं। ये सेकेंड वीडियो में हमें पढ़ना है प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं। कल हमने आपको प्रबंध के बारे में पूरी तरह से क्लियर करवा दिया था कि प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध की किन विद्वानों ने परिभाषाएं दी थी, ये सब कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम आपको बताएंगे प्रबंध की विशेषताएं। पहली विशेषता है प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। आपको समझना होगा कि प्रबंध, जब हम किसी चीज के लिए प्रबंध करते हैं तो उसके लिए एक उद्देश्य का होना बहुत आवश्यक है। जब किसी उद्देश्य का हमारे सामने होता है तभी हम उसको पूरा करने के लिए प्रबंध का निर्माण करते हैं। दूसरा है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया है। जैसा कि हमने प्रबंध को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था कि प्रबंध का मतलब ही होता है मैनेज करना या मैनेजमेंट। तो जब प्रबंध हम करते हैं तो किसे प्रबंध करते हैं? वो एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है, सामूहिक क्रिया होती है, जिसमें एक लोग नहीं बल्कि बहुत लोग सम्मिलित होते हैं। तीसरा नंबर है प्रबंध मानवीय प्रयासों से सम्मिलित है। प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। प्रबंध पूरी तरह से एक मानवीय क्रिया है। किसी को अपने नीचे कार्य कराना या मजदूरों से काम लेना या किसी भी कंपनी के प्रबंध में किसी भी क्रिया को पूरा करना मानवीय प्रयासों से ही संबंधित होता है। 4 नंबर है प्रबंध एक सतत क्रिया है। प्रबंध एक सतत क्रिया है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है सतता, जिसका मतलब हमें समझना होगा। प्रबंध को समझने के लिए हमें पता है, जब भी कोई काम हम करते हैं या कराते हैं तो हमें पता है कि उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसमें नई नई समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उन्हीं समस्याओं को समाप्त करना, उन समस्याओं का निदान करना एक सतत क्रिया के अंतर्गत आता है। पाँच नंबर है प्रबंध सर्वव्यापक है। प्रबंध सर्वव्यापक है। प्रबंध ही सब कुछ है अगर कहा जाए तो। अगर हमें कोई भी काम करना है, मान लीजिए किसी भी काम को पूरा करना है, उसके लिए हमारे पास हर एक सामग्री मौजूद है, लेकिन एक कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एनीथिंग है, कुछ भी है जो हमें काम के लिए चाहिए, परंतु हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है।
हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है तो हमें इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें इसका 0 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हर समान होने के बाद भी अगर हम मैनेजमेंट को लेस कर देंगे, मैनेजमेंट नहीं रखेंगे अपनी कंपनी के अंदर, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 0। और अगर हमारे पास हर चीज़ है, उसमें हम मैनेजमेंट को जोड़ दें, तो हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट 100% हो जाएगा। हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से हमें पता है कि हमें हर चीज़ होने के साथ साथ मैनेजमेंट का होना बहुत अधिक आवश्यक है। ये थी प्रबंध की विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध में उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। किस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं, ये हमें जानना है और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रबंध के उद्देश्य या प्रबंध का उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य। चलिए, प्रबंध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य होता है प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य जो सबसे मेन और जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य। अब प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहला आ जाएगा ग्राहकों का संतुष्ट होना। ग्राहकों का संतुष्ट होना। हमारा प्रबंध है, हम कोई कंपनी चला रहे हैं तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे हमारे ग्राहक संतुष्ट हैं या नहीं है, इसके लिए हमें पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्राहकों का संतुष्ट होना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कार्य है। दूसरा है ऊंची किस्म के अच्छे उत्पाद ऊंची किस्म की अच्छी उत्पादों को कम कीमत पे उपलब्ध कराना। ऊंची किस्म के अच्छे उत्पादों को कम कीमत पर उपलब्ध कराना। पहला क्या है हमारा प्राथमिक उद्देश्य? सबसे पहला प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्टि होना चाहिए कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं ये अच्छा प्रोडक्ट है और इससे हमें संतुष्टि मिल रही है। अगर उससे हमारे ग्राहक संतुष्ट हुए तो वो हमारी खरीदारी को और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, ऊंची किस्म के अच्छे उत्पादों को हम कम कीमत पर अगर उपलब्ध कराते हैं तो भी ग्राहक इससे बढ़ते हैं। तीसरा है ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना कि वो जो उत्पाद ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना कि वे जो उत्पाद उपयोग कर रहे हैं वो आधुनिक और विश्वसनीय है।
आधुनिक और विश्वसनीय है। ये हो गया हमारा प्राथमिक उद्देश्य। सबसे पहले हमें इन उद्देश्यों को पूरा करना होगा। दूसरा लिख लें आप, सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए वो अकेले नहीं होगा, वो उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो उसी ही सहायक उद्देश्य कहते हैं। थर्ड नंबर, व्यक्तिगत उद्देश्य। फोर्थ नंबर में आ जाएगा सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना है। जो कार्य हम कर रहे हैं उससे समाज को भी लाभ हो। समाज को कैसे लाभ होगा? हम जो कंपनी चला रहे हैं उससे बहुत सारे मजदूरों को रोजगार मिल जाए, हम कम कीमत पे अच्छे सामानों का विक्रय कर सकें। इस तरह से हम समाज को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।